नमस्कार मित्रों। आज व्यक्तित्व के प्रकार के अंदर, व्यक्तित्व के वर्गीकरण के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं सेल्डन के वर्गीकरण के ऊपर। मैं आपको सेल्डन के वर्गीकरण पर अगर ले चलूं तो बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण सेल्डन का वर्गीकरण है और परीक्षा में कई बार इस वर्गीकरण पर थोड़ा सा डिटेल के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं सेल्डन के वर्गीकरण पर लाना चाहूँगा और सेल्डन के वर्गीकरण का ये रेखा चित्र है जिसमें एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी तीन प्रकार के व्यक्तित्व की चर्चा है। देखिए, ये आदमी जो आपको दिख रहा है गोल मटोल एकदम एंडो मतलब अंडे की तरह है, ये मेसोमॉर्फिक है, बीच वाला है, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं एक्टोमॉर्फिक यानी कि लंबाकार है। एक्टोमॉर्फिक यानी लंबाकार है। मैंने ये तीन चित्र जो डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक है वहां से ये तीनों जो चित्र है वो लिए है ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की एजुकेशन साइकोलॉजी की बहुत ही ऑथेंटिक बुक आती है और वहां से ये पिक जो है मैंने लिया और मैं वो पिक आपके सामने रख रहा हूं। विद्यार्थियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये चित्र जो मैंने आपके सामने रखा है ये एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व है। ये कैसा व्यक्तित्व है? एंडोमॉर्फिक। देख लीजिए, अंडे की तरह है, एकदम गोल मटोल है और एकदम मोटा है, विनोदी है, हंसी मजाक वाला आदमी है। ये आपको दिखेगा बीच वाला आदमी जिसको हम मेसोमॉर्फिक कह सकते हैं, और ये लंबा है, आपको ध्यान हो लंबाकार व्यक्तित्व है, तो इसको अपन एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व कह सकते हैं। तो मैंने तीन प्रकार का व्यक्तित्व यहां पर एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, इन तीनों ही प्रकार के व्यक्तित्व पर चर्चा मैं सेल्डन के इस वर्गीकरण के अंदर करने वाला हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे एक बहुत मशहूर विद्वान सेल्डन करके हुए, और जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किया वो वर्गीकरण सोमेटोटाइप अप्रोच के साथ किया, यानी शारीरिक दृष्टिकोण के साथ किया। तो सेल्डन का जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि सेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया ये शारीरिक दृष्टिकोण से किया। इन्होंने, जैसे मैंने कहा ना कि अंडाकार, गोल मटोल, विनोदी है, या फिर मेसोमॉर्फिक है, या फिर जो है लंबाकार है। आपको जानकारी हो, कहने का मतलब व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो हमारे महोदय सेल्डन ने किया, इस वर्गीकरण को हम शारीरिक दृष्टिकोण से किया गया वर्गीकरण कह दो, या इस वर्गीकरण को सोमेटोटाइप अप्रोच के साथ में किया गया वर्गीकरण कह दो। यानी ये व्यक्तित्व का कैसा वर्गीकरण है? ये सोमेटोटाइप क्लासिफिकेशन है। ये व्यक्तित्व का सोमेटोटाइप क्लासिफिकेशन है, शारीरिक दृष्टि से किया गया वर्गीकरण है, और शारीरिक दृष्टि से किए गए इस वर्गीकरण में हम तीन प्रकार में व्यक्तित्व को बांटते हैं। एक लंबाकार व्यक्तित्व होता है, एक गोलाकार व्यक्तित्व होता है और एक आयताकार व्यक्तित्व होता है, और इन तीनों चीजों के ऊपर मैं आने वाला हूं। एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक, इन तीनों चीजों की बात जो है मैं करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सेल्डन ने जब व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और सेल्डन महोदय ने जब व्यक्तित्व के प्रकार बताए, तो उन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए इस शारीरिक दृष्टि से किए गए वर्गीकरण में या सोमेटोटाइप से किए गए वर्गीकरण में? उन्होंने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए। कौन से तीन प्रकार है? एक है एक्टोमॉर्फिक, ध्यान देना, एक एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक जिसको आप कह सकते हैं लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक जिसको आप क्या कह सकते हैं? लंबाकार, लंबा होगा पर दुबला पतला होगा, एक्टोमॉर्फिक या लंबाकार कह दो। दूसरा आपको जानकारी हो एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक जिसको हम कहेंगे गोल मटोल अंडे की तरह, एंडो मतलब अंडा, एंडा, देखो याद रखने के लिए ये बता रहा हूं, गोलाकार, ठीक है। और तीसरा होता है मेसोमॉर्फिक जिसको कहते हैं आयताकार। तो कई बार क्या होता है कि ये नाम मान लो नहीं दिए हुए हो, एंडो, एक्टो, मेसो, उसकी जगह शब्द लंबाकार, गोलाकार, आयताकार ये शब्द भी आ सकते हैं। अब मान लो आ गया कि सेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है? लंबाकार, गोलाकार, आयताकार, वृत्ताकार। वृत्ताकार नहीं है, इसमें तीन ही है, लंबाकार, गोलाकार, आयताकार। मान लो दे दिया इसमें बहुभुजाकार, इसमें दे दिया चतुर्भुजाकार, अलग अलग नहीं, ये तीन वर्गीकरण है, लंबाकार, गोलाकार, आयताकार या एक्टो, एंडो, मेसो। इसको यूं याद रखो, एक्टो, एक्टो यानी एक्टिव,
एक्टिव आदमी तो लंबा ही होगा, लंबाकार। एंडो मतलब अंडे की तरह गोल गोल। और मेसो मतलब आयताकार मेस बनी हुई है, आयताकार मेस बनी हुई है। इस तरीके से इसको याद करने का ये तरीका है और अपने को व्यक्तित्व के ये 3 प्रकार सेल्डन के इस वर्गीकरण के अंदर दिमाग में रखने हैं। मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि जब सेल्डन की बात करते हैं तो सेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व का जो विभाजन किया, व्यक्तित्व के इस विभाजन के अंदर महोदय सेल्डन ने 3 प्रकार बताए। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, चित्र के अकॉर्डिंग ही अगर नाम दे दे तो ज्यादा बढ़िया है। एंडो, मेसो और एक्टो, अपन भी यही काम करते हैं। एंडो पहले लिख देते, मेसो बाद में लिख देते और एक्टो तीसरे नंबर पे लिख देते। मेरे हिसाब से ये ज्यादा जो है वो बेटर क्लासिफिकेशन लिखने का। देखो आप चाहे लिखो किसी को भी पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो एक्टो को पहले लिख दो, फिर एंडो को लिख दो, फिर मेसो को लिख दो, या मेसो को पहले लिख दो, फिर एक्टो को लिख दो, फिर एंडो को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम इस चित्र के अकॉर्डिंग ही अगर लिखें तो ज्यादा बढ़िया है, ताकि दिमाग में पिक्चर भी क्लियर रहेगी। तो एक तो अपना है एंडोमार्फिक, ध्यान देना। एक तो अपना व्यक्तित्व वर्गीकरण है एंडोमार्फिक, और एंडोमार्फिक को मैं कह रहा हूं यहां पे गोलाकार। क्या कह रहा हूं? गोलाकार, क्योंकि एंडो मतलब अंडा, अंडे की तरह गोल। दूसरा जो व्यक्तित्व वर्गीकरण हम लेंगे वो वर्गीकरण अपन लेंगे, ध्यान दे, एक्टोमार्फिक। क्या लेंगे? सॉरी, एक्टो की जगह मेसो, बीच में चित्र मेसो का है, मेसोमार्फिक। और मेसोमार्फिक को हिंदी में अपन लिख सकते हैं इसका आयताकार। मेसोमार्फिक कह दो, और नहीं तो इसको आयताकार कह दो। और तीसरा जो वर्गीकरण होगा, आपको जानकारी हो, तीसरा वर्गीकरण उसको मैं कह रहा हूं एक्टोमार्फिक। और एक्टोमार्फिक को मैं फिर क्या लिख रहा हूं? लंबाकार। एक्टोमार्फिक कह दो, या जिसको मैं कह रहा हूं लंबाकार। लंबाकार आपको या सबसे पहले तो यह चीज ध्यान रखनी है कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का है, एंडो, मेसो, एक्टो। एंडो मतलब एंडा, एंडा मतलब अंडा, अंडे की तरह गोल, गोलाकार। फिर मेस, मेस कैसी है? आयताकार। और फिर है लंबा एक्ट। लंबा एक्ट मतलब एक्टर है, एक्टर तो लंबे ही होते हैं। अमिताभ बच्चन देखो कितना लंबा एक्टर है। तो देखो ये याद करने के लिए बता रहा हूं। तो एक्टर, लंबा एक्टर मतलब अमिताभ बच्चन जैसा एक्टर, तो लंबाकार। नहीं तो क्या होता है, हिंदी और अंग्रेजी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेसाकार को क्या बोलते हैं। तो एंडो की तरह गोल, मेस आयताकार मेस, और लंबा एक्टर। तो इस तरीके से अपने को ये तीनों चीजें जो है वो बहुत अच्छे से अपने जहन के अंदर बैठ जाएगी कि किस तरीके से व्यक्तित्व को अपने को दिमाग के अंदर रखना है। अब सबसे पहले जैसे मैं सेल्डन के इन तीनों वर्गीकरणों के अंदर कुछ बातें आपको बताना चाहूं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, मैं एक बात और आपको कह दूं कि ये जो एक्टोमार्फिक है, एंडोमार्फिक है और मेसोमार्फिक है, इसके अंदर जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं एंडोमार्फिक की बात सबसे पहले करूं, ठीक है, सबसे पहले मैं एंडोमार्फिक की बात करूं, तो एंडोमार्फिक होता है ना, वो शरीर से एंडो, एंडो मतलब अंडे की तरह मोटा होता है। तो गोल होता है, शरीर से क्या होता है? मोटा। देखो ये विशेषता है इसकी। अब जरूरी नहीं कि जैसे एंडोमार्फिक व्यक्तित्व कोई है तो जरूरी नहीं कि उसमें एंडोमार्फिक की सारी विशेषताएं मैच करे ही करे, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन मैक्सिमम विशेषताएं मैच करती है। और वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने 4000 लोगों का अध्ययन करके और सेल्डन ने रिजल्ट निकाले, वो भी पहले मैं आपको समझा दूं ये तीनों की क्या है, उसके बाद मैं चर्चा करूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि एंडोमार्फिक मतलब अंडे की तरह गोल। जैसे ये जो व्यक्ति होता है ना, ये शरीर से मोटा होता है। शरीर से क्या होते हैं? ये मोटे होते हैं। शरीर से मोटे होते हैं, विनोदी प्रवृत्ति होती है। देखो आमतौर पे जो कॉमेडियन होते हैं ना, वो शरीर से मोटे होते हैं, जरूरी नहीं ऐसा, लेकिन आमतौर पर जो कॉमेडियन होते हैं वो शरीर से क्या होते हैं? मोटे। शरीर से मोटे, मोटे आदमी होते हैं ना, वो हंसी मजाक जल्दी करा देते हैं। तो शरीर से मोटे होते हैं, विनोदी प्रवृत्ति होते हैं, और शरीर से जो मोटा होता है वो खाने पीने का शौकीन होता है। तो इनको ऐसा साथी चाहिए जो इनको प्रसन्न रखे, इनके लिए अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन बनाता रहे, इनको खुश रख सके। तो कहने का मतलब एक तो शरीर से मोटे हैं, विनोदी प्रवृत्ति है, ऐसा साथी चाहते हैं जो इनको प्रसन्न रखे। ऐसा साथी चाहते हैं जो इन्हें प्रसन्न रखे, मतलब इनको, ये जो मोटे लोग होते हैं, इनको ऐसा जीवन साथी या ऐसा साथी चाहिए जो इनको खुश रख सके, अच्छे अच्छे व्यंजन खिला सके। देखो याद करने का अपना तरीका है और उसके हिसाब से अपने को याद रखना है। तीसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि एंडोमार्फिक जो लोग होते हैं ना, वो आराम पसंद होते हैं। एंडोमार्फिक लोग कैसे होते हैं? आराम पसंद लोग होते हैं। ये आराम पसंद है बिल्कुल, क्योंकि मोटे लोग हैं, मोटे लोगों
अपने भाषा में कहते हैं मोटे लोगों से तो उठना भी नहीं हो पाता है, तो मोटे लोग आराम पसंद है। ऐसा साथी चाहते हैं जो उनको प्रसन्न रखे, खुश रखे और शरीर से मोटे ताजे विनोदी प्रवृत्ति के। आप अपने आसपास नजर घुमा के और विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन हो सकता है आपके आसपास, आप खुद ही नहीं है ऐसे, ये भी विचार कर ले। और फिर आता है मेसोमार्फिक। अब जैसे मेसोमार्फिक की चर्चा यहां पर मैं करूं तो मेसोमार्फिक व्यक्ति, आपको जानकारी हो, ये हष्टपुष्ट होता है लेकिन झगड़ालू होता है। देखो मेसोमार्फिक आदमी शरीर से तो यूं लगेगा जैसे हष्टपुष्ट है, लेकिन इसकी नेचर जो होती है ना वो झगड़ालू प्रवृत्ति होती है। मेसोमार्फिक झगड़ालू प्रवृत्ति होती है। मेसोमार्फिक व्यक्ति जो होता है वो हष्टपुष्ट तो होता है लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो झगड़ालू प्रवृत्ति होती है। और मैं यहां पर एक बात आपको बता दूं, ये पतली चमड़ी वाले होते हैं और शारीरिक कार्य के अंदर रुचि लेने वाले फुर्तीले होते हैं। तो झगड़ालू प्रवृत्ति होती है, इसका मतलब आक्रामकता होती है इनमें। तो एक तो अष्टपुष्ट है लेकिन झगड़ालू प्रवृत्ति होती है और आक्रामकता का नेचर वो इनके अंदर पाया जाता है। फुर्तीले, आक्रामक होते हैं लेकिन फुर्तीले। अब फुर्तीले, आक्रामक तो है तभी तो फुर्तीले है। और साथ में आपको ध्यान हो फिजिकल टास्क में, चूंकि अष्टपुष्ट है इसलिए शरीर के जो कार्य होते हैं ना जिसमें शरीर को लोड पड़े, ऐसे कार्यों में इनकी रुचि होती है। शारीरिक कार्य के अंदर इनकी रुचि ज्यादा होती है। तो आमतौर पर ये जो मेसोमार्फिक पर्सनैलिटी होती है ये हष्टपुष्ट होते हैं लेकिन झगड़ालू नेचर होता है। और इन लोगों के बारे में कहते हैं कि शारीरिक कार्य में ज्यादा रुचि लेते हैं, फुर्तीले होते हैं, आक्रामक होते हैं और आपको ध्यान हो पतली चमड़ी वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये पतली चमड़ी वाले होते हैं, ये पतली चमड़ी वाले होते हैं। आपको जानकारी हो इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। लेकिन तीसरा प्रकार का व्यक्तित्व आता है एक्टोमार्फिक। अगर मैं व्यक्तित्व के उस पोर्शन पर बात करूं, एक्टोमार्फिक पर बात करूं, लंबाकार पर बात करूं, तो लंबाकार का मतलब ये लंबे है। ध्यान से देखिएगा, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना ये लंबे है, एक्टोमार्फिक है। अब लंबे है लेकिन कैसे है? दुबले पतले है। लंबे है लेकिन दुबले पतले है, इस प्रकार का चित्र आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब एक्टोमार्फिक में नाम से ही स्पष्ट है कि लंबे है पर कैसे है? दुबले पतले है। लंबे है लेकिन दुबले पतले है, ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना। तो कहने का मतलब लंबे है लेकिन कैसे है? दुबले पतले है। ये लंबे और दुबले पतले है लेकिन बुद्धिमान और संकोची, बुद्धिमान भी है पर संकोची है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि छोटी छोटी बात पर कोई टोक ना दे, तो बुद्धिमान है। संकोची है, इनको संकोच भी आता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखते हैं, संवेदनशील भी होते हैं और भावुक भी होते हैं। ध्यान देना। तो कहने का मतलब लंबे है, दुबले है, संवेदनशील है, भावुक है, ये सारी विशेषताएं देखो हमारे बताने से काम नहीं आएगा, ये सेल्डन ने जो बताई वही काम आएगा। ध्यान रहे, हम तो याद रखने के लिए थोड़ा बहुत इस प्रकार से समझ लेते हैं, लेकिन बाकी हम अगर कोई इसमें अपनी तरफ से ऐड करना चाहे तो नहीं कर सकते। ये वही विशेषता है जो महोदय सेल्डन ने बताई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये संवेदनशील है, भावुक है, बुद्धिमान है, संकोची है और छोटी छोटी बातों का क्या रखते हैं? ध्यान रखते हैं। संकोची है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। संकोची है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ध्यान दे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाले, ध्यान रखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात इसके अंदर अपने को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको एक्टोमार्फिक में क्या है? लंबा है लेकिन दुबला पतला है, लंबा है लेकिन दुबला पतला है और बुद्धिमान है पर संकोची है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाले और संवेदनशील है लेकिन क्या है? भावुक है। आपको जानकारी हो इस प्रकार के व्यक्तित्व की बात जब हम करते हैं और महोदय सेल्डन की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि महोदय सेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व के ये 3 प्रकार बताए थे। और सेल्डन महोदय ने आपको जानकारी हो, मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने शरीर के गठन के आधार पर व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण जो किया था उन्होंने 1940 के अंदर किया था। मतलब अपन जितने व्यक्तित्व देखते हैं ना 20वीं शताब्दी में, उसमें पुराना, वैसे तो ईसा से भी पहले यूक्रेटस ने किया था, सबसे पहला तो वही है। लेकिन अगर हम 20वीं शताब्दी में देखें तो सेल्डन का व्यक्तित्व वर्गीकरण ये सबसे पुराने वर्गीकरणों में माना जा सकता है। इन्होंने शरीर के गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। और मैं एक बात और बता रहा हूं यहां पे, इन्होंने क्या किया? सेल्डन महोदय के बारे में देखो, तीनों प्रकार का व्यक्तित्व समझ में आया ना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इन्होंने 4000 करके
4000 कॉलेज स्टूडेंट्स की नग्न तस्वीरों का विश्लेषण करके व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। ध्यान रखना, इन्होंने 4000 कॉलेज विद्यार्थियों के 4000 कॉलेज छात्रों की नग्न तस्वीरों का विश्लेषण किया। कहते हैं कि कॉलेज के 4000 छात्रों की नग्न तस्वीरें, उनकी नंगी तस्वीरों का विश्लेषण किया, उनका एनालिसिस किया और एनालिसिस करके और फिर उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। आपको ध्यान हो, उन्होंने 4000 कॉलेज स्टूडेंट्स की नग्न तस्वीरों का विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उन्होंने यह बताया था कि व्यक्तित्व को मूल रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हर व्यक्तित्व के जितने भी 3 भाग होंगे, चाहे वो एंडो होगा, चाहे वो मेसो होगा और चाहे वो एक्टो होगा, प्रत्येक वर्गीकरण के अंदर कुछ खास सील गुण होंगे, कुछ खास गुण होंगे और उन गुणों को संकलित करके, उन गुणों को मिक्स करके और हम व्यक्तित्व के किसी एक प्रकार के अंदर बांट सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने सबसे पहले एंडोमार्फिक की बात की है। सबसे पहले मैंने एंडोमार्फिक की बात की, जैसे तो एंडोमार्फिक ये शरीर से क्या है, मोटे है, विनोदी प्रवृत्ति है। एक बात और कह दूं, जहां मोटे आएगा ना वहां नाटे भी साथ में आएगा। जहां मोटे है वहां नाटे भी है, तो शरीर से मोटे भी है और नाटे भी है। नाटे मतलब थोड़ा कद क्या है, कम है। अब देख लीजिए इस चित्र में, ये मोटा है तो मोटा होते ही इसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई, ठिंगना हो गया। तो कहने का मतलब मोटा है लेकिन नाटा है, विनोदी प्रवृत्ति है। और क्रेस्टमर के वर्गीकरण टाइप में जाओगे तो क्रेस्टमर का जो पिकनिक पर्सनैलिटी थी ना, उस टाइप से आपको ये मिल जाएगा। जो पिकनिक वाले लोग थे क्रेस्टमर के वर्गीकरण में, सेम उसी टाइप से मिल जाएगा। ये लोग आराम पसंद होते हैं, आपको जानकारी हो, ये लोग आराम पसंद है। ऐसा साथी चाहते हैं जो इनको क्या रखे, खुश रखे। और आपको जानकारी हो, अब मैंने एक बात कही, खाने पीने की चीजों में इनकी बहुत दिलचस्पी होती है, खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो खाने पीने के शौकीन तो होते ही है, मोटे लोग होते हैं, अब उनको तो ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए चाहिए। तो सीधी सी बात है कि खाने पीने के शौकीन लोग ये होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, खाने पीने के ये लोग क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं, ऐसे स्वभाव को सेल्डन ने एक और संज्ञा दी, विसेरेटोनिया। विसेरेटोनिया कहिए या विसेरोटोनिया कहिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को सेल्डन क्या कहता है, विसेरोटोनिया। विसेरोटोनिया कहिए चाहे विसेरोटोनिया कहिए, तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को विसेरोटोनिया या विसेरोटोनिया, ये सेल्डन ने कहा है। इसका दूसरा नाम उसने दिया है विसेरोटोनिया या विसेरोटोनिया व्यक्तित्व, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो है मेसोमार्फिक है। इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है, जिसको हम आयताकार व्यक्ति कह सकते हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं, इस प्रकार के व्यक्ति को हम कहते हैं सोमेटोटोनिया, ठीक है। ये विसेरोटोनिया है, ये सोमेटोटोनिया है। और आपको जानकारी हो, इस प्रकार के व्यक्तित्व को, मेसोटोनिया प्रकार के व्यक्तित्व को हम क्या कहेंगे, सोमेटोटोनिया कहेंगे, सोमेटोटोनिया। ध्यान दे, वैसे वर्गीकरण सोमेटो प्रकार ही है, लेकिन सेल्डन ने इसके लिए शब्द यूज किया सोमेटोटोनिया। मेसोमार्फिक कह दो, आयताकार कह दो, और इस प्रकार के स्वभाव को क्या कहा है, सोमेटोटोनिया। इस प्रकार के व्यक्तित्व के अंदर अष्टपुष्ट शरीर है, सुडौल शरीर है, झगड़ालू प्रवृत्ति होती है। लेकिन आपको ध्यान हो, इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक कार्य के अंदर फुर्तीला होता है, आक्रामक होता है। और आपको जानकारी हो, इस प्रकार के व्यक्तित्व के अंदर आक्रामकता, और आपको ध्यान हो, जैसे आदमी ने कुछ कह दिया तो अपने विचार का पक्का मतलब दृढ़ कथन, जो कह दिया वो कह दिया, दृढ़ कथन का एक नेचर, वो इस प्रकार के व्यक्ति में पाया जाता है। और इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है ना, उसकी रुचि होती है कि वो कोई ना कोई बहादुरी भरा कार्य करे, कोई ना कोई ब्रेवरी भरा कार्य करे, क्योंकि आक्रामकता का नेचर है। तो आक्रामकता का नेचर है, तो ये चाहता है कि वो बहादुरी भरा काम करे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से सेल्डन महोदय ने इस प्रकार के व्यक्तित्व के संदर्भ में चर्चा करी। और सेल्डन महोदय ने, आपको जानकारी हो, ये मेसोमार्फिक प्रकार का व्यक्तित्व, और क्रेस्टमर के वर्गीकरण में जाओगे तो जैसा अपन कुछ एथलेटिक टाइप की पर्सनैलिटी की बात करते हैं, वैसा ही कुछ आपको यहां पर दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब, जो क्रेस्टमर के वर्गीकरण में पिकनिक था वो यहां एंडोमार्फिक है, वहां जो एथलेटिक था वो यहां पर मेसोमार्फिक है। और एक्टोमार्फिक की बात करें तो आपको जानकारी हो, जैसे उदाहरण के तौर पर एक्टोमार्फिक व्यक्ति जो लंबा है, दुबला पतला, लंबा है दुबला पतला, इसका मतलब इसकी मांसपेशियां क्या है, अविकसित है। आपको ध्यान हो, लंबा है लेकिन दुबला पतला है, दुबला पतला इसका मतलब मांसपेशियां इसकी क्या है, अविकसित है। ये भी कह सकते हैं अपन, लंबा है
लेकिन दुबला पतला है, इसका मतलब मांसपेशियों का विकास हुआ नहीं है। मांसपेशियां इसकी क्या है? अविकसित मांसपेशियां है। इसकी मांसपेशियां जो है वो कैसी है? अविकसित मांसपेशियां है। और मैं बताना चाह रहा हूं इस प्रकार की व्यक्तित्व को महोदय सेल्डन ने कहा सेरिब्रोटोनिया। सेरिब्रोटोनिया, सेरिब्रोटोनिया। आपको ध्यान हो, इस प्रकार के व्यक्तित्व को महोदय सेल्डन क्या लिखते हैं? सेरिब्रोटोनिया। तो कहने का मतलब सेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में एंडोमार्फिक को विसेरोटोनिया या विसेरोटोनिया कहा गया, मेसोमार्फिक को सोमेटोटोनिया कहा गया और एक्टोमार्फिक को सेरिब्रोटोनिया कहा गया। तो आपको ध्यान देना है विसेरोटोनिया या विसेरोटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरिब्रोटोनिया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, याद करते समय एक सीक्वेंस फिक्स कर ले, एंडो मेसो एक्टो, नहीं तो क्या होगी? गड़बड़ होगी। और अपन एक काम करते हैं, अपन ने ये जो लिखा है ना इसमें भी एक काम करते हैं ताकि एक ही सीक्वेंस में अगर आप याद करो, मुझे लगता है तो ज्यादा बेटर रहेगा कि एक ही सीक्वेंस के अंदर आप इसको याद करें, क्योंकि बार बार अगर सीक्वेंस को चेंज करेंगे चलेगा, लेकिन उससे आपको याद करने में बड़ी दिक्कत रहेगी। मैं चाहूंगा कि आप एक ही सीक्वेंस में याद करें। सबसे पहले जैसे उदाहरण के तौर पर अपन एंडोमार्फिक ले रहे हैं, तो आप पहला नाम एंडोमार्फिक ही ध्यान रखो। एंडोमार्फिक या जिसको कहते हैं अंडाकार, और या जिसको कहते हैं विसेरोटोनिया, विसेरोटोनिया। ठीक है। दूसरा जो वर्गीकरण आपको दिमाग के अंदर रखना है वो रखना है मेसोमार्फिक। मेसोमार्फिक कह दीजिए, या जिसको हम कहते हैं आयताकार, आयताकार कह दीजिए, और या जिसको सोमेटोटोनिया, क्या कहेंगे? सोमेटोटोनिया, या जिसको सोमेटोटोनिया। और तीसरे प्रकार का जो व्यक्तित्व अपने को दिमाग में रखना है उसको अपन कहेंगे एक्टोमार्फिक। एक्टोमार्फिक कह दो, या जिसको लंबाकार कह दो, या सेरिब्रोटोनिया कह दो। लंबाकार कह दो या सेरिब्रोटोनिया, सेरिब्रोटोनिया। ये नामों से अपन इसको जान सकते हैं, सेरिब्रोटोनिया कह दो या ब्रोटानिया कह दो। तो इस प्रकार से तीन टाइप हो जाएगी, एंडो मेसो एक्टो। अंडा, आयता, लंबा, विसेरोटोनिया, सोमेटोटोनिया और जो है सेरिब्रोटोनिया। ये दिमाग के अंदर होना चाहिए। एंडो मतलब अंडा, एंडो मतलब अंडा, ठीक है। एंडो मतलब अंडाकार, और अंडाकार आपको जानकारी हो, एंडो मतलब अंडाकार, अंडाकार से अंडा मतलब क्या होता है? गोल होता है। तो इसके लिए शब्द वैसे प्रॉपर लिख दीजिए गोलाकार। शब्द क्या लिख दे प्रॉपर? गोलाकार। प्रॉपर शब्द गोलाकार। याद रखने के लिए याद रख सकते हो अंडे की तरह गोल, गोलाकार। अंडे की तरह गोल यानी गोलाकार। अंडे की तरह गोल तो क्या याद रख लेंगे? गोलाकार। और आपको जानकारी हो, ऐसे जो लोग होते हैं, एक्टोमार्फिक लोग होते हैं, वो आमतौर पर संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, लज्जालु प्रवृत्ति के होते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और इनकी मांसपेशियां क्या होती है? अविकसित होती है। तो सबसे पहले एक बार फिर क्लियर कर लेता हूं, तीनों प्रकार की चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, महोदय सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। महोदय सेल्डन ने 1940 के अंदर ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण उन्होंने किया था, और ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण उन्होंने शारीरिक दृष्टिकोण से किया, यानी सोमेटो टाइप क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था। इसमें उन्होंने कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो उन्होंने उनके बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने एंडोमार्फिक बताया, मेसोमार्फिक बताया और एक्टोमार्फिक बताया। एंडो मतलब अंडे की तरह गोल, गोलाकार, और विसेरोटोनिया या विसेरोटोनिया भी कह सकते हैं। मेसोकार आयताकार मेस है और सोमेटोटोनिया है। और लंबा आदमी, एक्टर हमेशा लंबे होते हैं, एक्टोमार्फिक या लंबाकार, और इसको कह सकते हैं सेरिब्रोटोनिया। इसको क्या कह सकते हैं? सेरिब्रोटोनिया कह सकते हैं। और आपको जानकारी हो, इसमें एंडोमार्फिक है, मेसोमार्फिक या आयताकार है, और एक्टोमार्फिक यानी कि लंबाकार है। अब एंडोकार मार्फिक या गोलाकार है। अब एंडो मतलब अंडे की तरह गोल, यानी शरीर से क्या है? गोल मटोल है, मोटा है, विनोदी है। और जो शरीर से गोल मटोल और मोटा होगा उसको खाने पीने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, इसलिए खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो खाने पीने के शौकीन होते हैं तो इनको जीवन साथी भी ऐसा चाहिए जो दिन भर इनको जैसे कोई आदमी है और मोटा है, ताजा है, तो उनको ऐसी पत्नी चाहिए जो दिन भर कुछ न कुछ बनाती रहे और इनको खिलाती रहे। जैसे उदाहरण के तौर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखते हैं और उसमें डॉक्टर हाथी को देखते हैं, तो डॉक्टर हाथी और डॉक्टर हाथी की धर्मपत्नी मिसेस डॉक्टर हाथी को आपने देखा होगा, कितने गोल मटोल है। उनको अगर आप देखते हैं तो आपको ये एंडोमार्फिक पर्सनैलिटी दिमाग में आ जाएगी। एंडोमार्फिक, देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप अगर देखते हो और उसमें डॉक्टर हाथी और डॉक्टर हाथी की पत्नी, डॉक्टर हाथी नहीं तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको देखते हो तो एंडोमार्फिक पर्सनैलिटी आपको याद आ जाएगा।
शरीर से मोटे हैं, नाटे हैं, ठीक है, और विनोदी प्रवृत्ति है, ऐसा जीवन साथी जो खुद को खुश रखे, दूसरे को खुश रखे, आराम पसंद होते थे, वो कुर्सी पे कैसे डॉक्टर हाथी लेटे रहते हैं, खाने पीने के शौकीन है, ये विसरोटोनिया वाले लोग हैं, ठीक है। और ये मेसोमॉर्फिक यानी आयताकार, अष्ट पुष्ट होते हैं, झगड़ालू होते हैं, आक्रामकता होते हैं, पतली चमड़ी होते हैं। अगर ये देखना हो तो अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो और उसमें अय्यर का किरदार देखा है तो आपको बिल्कुल इसी टाइप का आदमी लगेगा, अष्टपुष्ट है, पतली चमड़ी का, झगड़ालू है एकदम, और शारीरिक कार्य के अंदर रुचि होती है। देखो शरीर का काम तो फट कर लेगा क्योंकि स्ट्रांग आदमी है, पतली चमड़ी का होता है, लेकिन आक्रामक होता है। देखो जेठालाल पे कैसे आक्रामक होकर टूट पड़ता है, तो आपको मेसोमॉर्फिक याद हो जाएगा। एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व, ये लंबा है लेकिन दुबला पतला है, संवेदनशील है और भावुक है, बुद्धिमान है, संकोची है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और आपको ध्यान हो मांसपेशियां अविकसित होती है, सेरिब्रोटोनिया। इसके लिए तारक मेहता का कोई और किरदार वो आप ढूंढ लीजिए, सारे किरदार मैं ही ढूंढूंगा तो आप क्या ढूंढेंगे। तो इस प्रकार से एक्टोमॉर्फिक या लंबाकार, लंबा आदमी है, दुबला पतला, लंबा है लेकिन दुबला पतला है। देखो लंबा है पर दुबला पतला, इस टाइप की पर्सनैलिटी, लंबा है लेकिन एकदम क्या है, दुबला पतला है। और आपको जानकारी हो, लंबा है, दुबला पतला है और संवेदनशील है, छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है, भावुक है, बुद्धिमान है लेकिन संकोची है, लज्जा आती है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाले और अविकसित मांसपेशियों के साथ, इस प्रकार की पर्सनैलिटी जो होती है वो सेरिब्रोटोनिया टाइप की पर्सनैलिटी है। लेकिन एक बात और कह रहा हूं कि ये जो एक्टोमॉर्फिक लोग होते हैं ना, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, तो इनको नींद वाली समस्या सबसे ज्यादा रहती है। ध्यान देना, ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको नींद की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि दिमाग में कुछ न कुछ इनके क्या है, चलता रहेगा, इनके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहेगा। तो सीधी सी बात है, इनको नींद की समस्या जो है वो रहती ही रहती है, नींद की समस्या रहेगी रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात हमारे को ध्यान रखनी है। और मैं एक बात आपको यहां पर और बताना चाह रहा हूं, जब सेल्डन के इस व्यक्तित्व वर्गीकरण के अंदर हम बात करते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि सेल्डन ने जो 3 प्रकार बताए, क्या सारे के सारे गुण जो एंडोमॉर्फिक में वो एक व्यक्ति में मिले ही मिले, सारे गुण जरूरी नहीं है ना। कई बार ये सारे गुण एक ही व्यक्ति में जरूरी नहीं, मान लो सेल्डन ने इसमें 10 गुण बताए तो हो सकता है किसी में 7 मिले, 6 मिले, 5 मिले, किसी में ये 4 मिल जाए, ये 3 मिल जाए, ये 2 मिल जाए, ये 5 मिल जाए, ऐसा हो सकता है गुण। तो कहने का मतलब सेल्डन महोदय ने कुछ बातें करी, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और परीक्षा में ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। सेल्डन महोदय के बारे में एक बात कहते हैं, उन्होंने क्या किया, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। सेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। उनके बारे में यह कहते हैं कि उन्होंने यह कहा कि शारीरिक गठन को या व्यक्ति के व्यक्तित्व को शरीर के गठन के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन शारीरिक गठन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, और तीनों तरीके के शारीरिक जो गुण हैं, तीनों ही प्रकार के, एंडोमॉर्फिक के और एंडोमॉर्फिक के, एक्टोमॉर्फिक के, मेसोमॉर्फिक के, इन तीनों के शील गुणों को बिल्कुल अलग करके हम नहीं रख सकते, क्योंकि शरीर का गठन तो एक क्या होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और हर व्यक्ति में कुछ गुण तीनों के मिल जाएंगे, कुछ एक्टो के हो जाएंगे, कुछ एंडो के हो जाएंगे, कुछ मेसो के हो जाएंगे। ये दुनिया में बहुत कम पॉसिबिलिटी के सारे गुण एंडो के ही हो, सारे गुण एक्टो के ही हो, या सारे गुण मेसो के ही हो। तो उन्होंने क्या किया, सेल्डन महोदय ने 7 श्रेणियों के अंदर जो 4000 कॉलेज स्टूडेंट्स का वर्गीकरण किया, उनका वर्गीकरण 4000 स्टूडेंट्स का विश्लेषण करके प्रत्येक शारीरिक गठन की माप को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। प्रत्येक शारीरिक गठन को, जैसे एक्टो, एंडो और मेसो, 3 प्रकार का शारीरिक गठन जो बताया, इसमें प्रत्येक शारीरिक गठन को उन्होंने क्या किया, 7 श्रेणियों के अंदर अध्ययन किया। कितनी श्रेणियों में, 7 श्रेणियों के अंदर बांटकर, और उन्होंने प्रत्येक शारीरिक गठन का मापन किया था। यानी एक्टो, एंडो और मेसो, उसमें से प्रत्येक शारीरिक गठन का मापन उन्होंने 7 श्रेणियों के अंदर बांटकर किया। और ये 7 श्रेणियां कौन सी थी, उन्होंने नंबर दे दिया 1 से लेके और 7। उन्होंने नंबर क्या दिया, 1 से लेके 7।
अब उन्होंने क्या किया, 1 से लेके 7, 1 का मतलब है सबसे कम और 7 का मतलब है सबसे ज्यादा। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर गुण सबसे कम है, ठीक है, और 7 का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर जो शारीरिक गठन है वो सबसे अधिक है। समझना इस चीज को। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक्टोमार्फिक सबसे, जैसे उन्होंने जो क्रम रखा ना, उस क्रम यही रखा उन्होंने क्रम क्या रखा, यही रखा जो मैंने चित्र का क्रम दिया है, एंडो, मेसो और एक्टो। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक ऐसा आदमी लिया जिसमें एंडोमार्फिक मान लो बिल्कुल कम है, तो इसको दे दिया 1। मेसोमार्फिक 4 अनुपात में है, तो इसको दे दिया 4, 1 4, और ये 2 है तो 1 4 2 हो गया, ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब उन्होंने क्या किया, 7 श्रेणियों के अंदर शारीरिक गठन का माप किया और उन्होंने 1 से लेके 7 ये नंबर दे दिए, ठीक है। 1 से लेके 7 श्रेणियों में श्रेणीकरण कर दिया। 1 का मतलब है कि ये पर्टिकुलर शारीरिक गठन सबसे कम है, और 7 का मतलब है ये शारीरिक गठन सबसे ज्यादा है, ठीक है। मान लो उदाहरण के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम नाटा है, ठीक है, नाटा है लेकिन काफी मोटा और गोलाकार गठन का है, मतलब एकदम नाटा है और एकदम मोटा और गोलाकार है। इसका मतलब उसमें एंडोमार्फी के सारे गुण मिल रहे हैं, तो एंडोमार्फी के सारे गुण मिल रहे हैं, और मेसो और एक्टो बिल्कुल न्यून है, तो एंडो को दे दिया 7 नंबर, मेसो को 1 नंबर और एक्टो को 1 नंबर, क्योंकि मेसो और एक्टो एकदम न्यून पर है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें एंडो हाईएस्ट नहीं है, लेकिन एंडो से 80% एंडो से मैच हो रहा है, तो मान लो एंडो को नंबर दे दिए 5, एक्टो और मेसो को दे दिए 2 2। ऐसे उन्होंने नंबर दिए कि हर व्यक्ति को, और टोटल मैक्सिमम नंबर उन्होंने कितने रखे किसी भी कैटेगरी के, 7, 1 से लेके और 7 श्रेणियां। मैं इस विश्लेषण पे ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन उनका यह था कि उन्होंने 3 प्रकार से गुणधर्म रखे, एंडो, मेसो और एक्टो, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें सारे गुण एंडो के ही मैच कर रहे हैं, मतलब एकदम मोटा है, गोल मटोल है, नाटा है, इसका मतलब उसमें एंडो प्रबल है 7, मेसो बिल्कुल कम है 1, और एक्टो बिल्कुल कम है 1। एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, आपको जानकारी हो, एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, जैसे सेल्डन ने एक्टोमार्फिक पे कहा, वैसे इस प्रकार का आदमी भी हो सकता है जिसमें एक्टो के गुण हाईएस्ट हो 7, मेसो 1 और एंडो 1, और ऐसा भी आदमी संभव है जिसमें एंडो बिल्कुल कम है, एक्टो भी बिल्कुल कम है, लेकिन मेसो के गुण हाईएस्ट है तो 7। और ऐसा भी हो सकता है कि एंडो, मेसो और एक्टो बराबर अनुपात में, यानी कि 4 4 और 4, इस प्रकार का व्यक्ति भी संभव है। इस प्रकार का व्यक्ति भी हो सकता है जिसमें एंडो को 5 अंक मिले, मेसो को 3 मिल जाए और एक्टो को 2 मिल जाए, मतलब किसी भी प्रकार से व्यक्तित्व का ये तो संभव ही है। तो उन्होंने इस प्रकार से क्या किया, 4000 स्टूडेंट्स का जब स्टडी किया और उन्होंने 3 प्रकार का शारीरिक गठन बताया, तो उन्होंने कहा कि 100% कोई एंडो नहीं हो सकता, 100% कोई एक्टो नहीं हो सकता और 100% कोई मेसो नहीं हो सकता। तो उन्होंने 3 प्रकार की चीजें बताई कि एकदम प्रबल एंडोमार्फिक है, प्रबल एंडोमार्फिक। उन्होंने इसी क्रम के अंदर जो क्रम मैंने यूज किया, एंडो, मेसो और एक्टो, उन्होंने प्रबल एंडोमार्फिक के लिए कहा कि 7 1 1, ध्यान देना, 7 1 1। 7 1 1 का मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि एंडो सबसे ज्यादा है, मेसो एकदम कम है और एक्टो एकदम कम है। प्रबल लगा दिया आगे, प्रबल। इसी तरीके से प्रबल मेसोमार्फिक, अगर कोई व्यक्ति प्रबल मेसोमार्फिक का है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एंडो सबसे कम है, मेसो हाईएस्ट है 7 और एक्टो भी सबसे कम है 1। नंबर उन्होंने 1 से 7 के बीच दिए, 0 नहीं दिया किसी को, 1 से 7 कम से कम, क्योंकि किसी भी वर्ग का कुछ न कुछ तो होगा ही, तो आप 0 कैसे दोगे, 0 का मतलब तो उसके बिल्कुल गुण नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो प्रबल मेसोमार्फिक 1 7 और 7। इसी तरीके से उन्होंने प्रबल एक्टोमार्फिक, एक्टो को सबसे लास्ट तीसरे नंबर पे रखा उन्होंने, यह ध्यान रखना, परीक्षा में आपको नहीं दिया हुआ होगा, आपको सीधा पूछा जाएगा प्रबल एंडोमार्फिक का अनुपात है, तो आपको सीधा उत्तर होगा 7 1 1 1 7 7 7 1 7, ऐसे अलग अलग दे दिए ऑप्शन। तो ध्यान रखना प्रबल एंडोमार्फिक 7 1 1, क्योंकि इसमें एंडो प्रबल है, मेसो एक्टो निल है, मतलब बिल्कुल कम है। इसमें बीच में 7 आएगा, मतलब मेसो प्रबल है, बाकी दोनों एकदम कम है। और प्रबल एक्टोमार्फिक का मतलब 1 1 7, ठीक है। इसी क्रम में एंडो प्रबल है तो पहला वाला 7 रख दो, मेसो प्रबल है तो बीच वाला 7 रख दो, और एक्टो प्रबल है तो तीसरा 7 रख दो, और बाकी दोनों क्या रखेंगे 1 1। मान लो एक व्यक्ति बिल्कुल संतुलित व्यक्तित्व है,
तो उन्होंने कहा कि संतुलित व्यक्तित्व होने का मतलब है कि आप में 1 से 7 के बीच में क्या आता है? 4। तो एंडो भी 4 है, मेसो भी 4 है और एक्टो भी 4 है। क्यों? क्योंकि 1 और 7 की स्केल अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे मिड में क्या आ रहा है? 4। तो सबसे मिड में 4 आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर तीनों के गुण बैलेंस में होगा, संतुलित व्यक्तित्व होगा, तो संतुलित व्यक्तित्व हमेशा वो होता है जिसमें एंडो भी 4 अनुपात में है, मेसो भी 4 अनुपात में है और एक्टो भी 4 अनुपात के अंदर है। इस प्रकार से हमें इस विश्लेषण पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है और मैंने सिर्फ 4 बताए, लेकिन इसका मतलब 4 ही नहीं है। कोई 7, कोई 6 2 2 भी हो सकता है, कोई 6 2 1 भी हो सकता है। ठीक है, 6 2 1 कह दो या ये कह दो। ध्यान दें, जैसे उदाहरण के तौर पर मेसोमॉर्फिक 5 है, एंडो 2 है और वो 1 है, तो 2 5 1 ऐसा भी हो सकता है। मगर बाकी पे तो अपने को जाना ही नहीं है, उन्होंने 4000 लोगों का एनालिसिस किया। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उन्होंने जो 3 प्रकार का व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, मान लो देखिए, अगर प्रबल एंडोमॉर्फिक है तो 7 1 1, प्रबल मेसोमॉर्फिक है तो 1 7 1, प्रबल एक्टोमॉर्फिक है तो 1 1 7। समझ में आई बात? ठीक है, प्रबल एंडोमॉर्फिक 7 1 1, प्रबल मेसोमॉर्फिक 1 7 1, प्रबल एक्टोमॉर्फिक 1 1 7। ठीक है, और संतुलित व्यक्तित्व वो होगा जिसमें तीनों ही क्या होंगे? 4 4 4। हमेशा ध्यान रखना, संतुलित व्यक्तित्व के लिए तीनों ही क्या होगा? 4 4 4। संतुलित व्यक्तित्व वो है जिसमें तीनों के गुण क्या होंगे? बैलेंस में 4 4 4। प्रबल एंडो 7 1 1, प्रबल मेसो 1 7 1, प्रबल एक्टो 1 1 7 और संतुलित में 4 4 4। ठीक है, उन्होंने ये जो तीनों वर्गीकरण था, उन्होंने 7 तक नंबर दिए थे हर एक को। 4000 बच्चों की जो नग्न तस्वीरों का विश्लेषण किया ना, उसके आधार पर 3 प्रकार का शारीरिक गठन बताया। तो उन्होंने कहा कि एंडो के गुण ज्यादा है तो आप 7, एंडो के गुण जितने कम होते जाएंगे उतने गुण कम करते जाओ। तो एंडो एक्टो और मेसो हर एक में मैक्सिमम का नंबर 7 है और मिनिमम का नंबर 1 है। प्रबल, अगर प्रबल जो भी होगा उसके लिए मैक्सिमम और जो बिल्कुल डाउन होगा उसके लिए 1, बीच में होगा तो बीच वाले नंबर। ऐसे उन्होंने नंबर दिए। तो अपने को ज्यादा याद नहीं करना है, अपने को केवल कितनी कैटेगरी याद करनी है? अपने को केवल 4 कैटेगरी दिमाग के अंदर आनी चाहिए सेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण के अनुसार। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है इसका पीछे वाला, लेकिन आप तो केवल ये 4 रट लो कि उन्होंने 1 से 7 श्रेणियों में व्यक्तित्व का अध्ययन किया था। प्रबल एंडोमॉर्फिक 7 1 1, प्रबल मेसोमॉर्फिक 1 7 1, प्रबल एक्टोमॉर्फिक 1 1 7 और संतुलित व्यक्तित्व 4 4 4। इस प्रकार का व्यक्तित्व वर्गीकरण है। जैसे ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं ना, अब इस चित्र के अंदर 100% मान लो एंडो नहीं है, तो ये 7 3 1 हो गया, ये 2 7 1 हो गया, ये 1 1 7 हो गया। ऐसे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं तो यहां पे जो बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं? प्रबल की बात कर रहा हूं। प्रबल एंडोमॉर्फिक, प्रबल मेसोमॉर्फिक, प्रबल एक्टोमॉर्फिक और संतुलित व्यक्तित्व। तो अपने को 4 ही याद करने और परीक्षा में ये 4 ही पूछे जाते हैं। सेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण की बात इस लेक्चर में हमने की। अगले वीडियो लेक्चर में व्यक्तित्व के और वर्गीकरणों को देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया। जय हिंद।